हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम केबीएस पीजीटी हिंदी के एक पुराने प्रश्न पत्र पर बातचीत करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि केबीएस पीजीटी हिंदी में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि इस बार जो परीक्षा होने वाली है उसका सिलेबस बदला हुआ है, तो आप सभी के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इस परीक्षा में हिंदी साहित्य का इतिहास होगा या फिर जो टेक्स्ट लगे हुए हैं उनसे केवल प्रश्न बनेंगे। तो आप जब सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में इंडिकेट किया गया है टीजीटी के सिलेबस में कि स्नातक स्तर यानी बीए स्तर की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आप पीजीटी परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें लिखा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए स्तर की गहन जानकारी की अपेक्षा की जाती है। तो यहाँ पर आपको कंफर्ट जोन में रखने के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास और समानांतर टेक्स्ट को दोनों को तैयार करके चलना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका हिंदी साहित्य का इतिहास तमाम परीक्षाओं के साथ तैयार है। बस आपके सामने प्रश्न आएगा, उसका उत्तर भी आप तुरंत बताना शुरू कर देंगे। नया है, बदला हुआ सिलेबस, तो उन टेक्स्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उस पर हम भी काम कर रहे हैं और आप भी अपने स्तर पर काम कर रहे होंगे। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तौर पर हमने भी कई वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं, उन्हें आप देखते रहिए। और परीक्षा की डेट तक मुझे पूरी उम्मीद है कि परीक्षा हॉल तक पहुंचते पहुंचते आपका कॉन्फिडेंस एकदम फुल रहेगा कि हमने तो पढ़ाई की है, प्रश्न आएगा तो कहाँ से आएगा। लेकिन किसी भी परीक्षा की जब हम तैयारी करते हैं तो उसके पहले के प्रश्न पत्रों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि एक प्रश्न पत्र आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं, ताकि हिंदी साहित्य का इतिहास से अगर सवाल पूछा भी जाता है तो उसका लेवल क्या हो सकता है और सिलेबस के अनुसार क्या क्या इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जो पहला सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, गारसद तासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही जवाब है आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ गया होगा, ऑप्शन सी, गारसद तासी। अब दूसरे सवाल पर बात करें तो पूछा गया है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? ऑप्शन दिया गया है, रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। तो इस प्रश्न पत्र को हल करते समय एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर आप कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं तो जितने भी विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों को भी अपने दिमाग में रखिए। मान लीजिए वन लाइनर सवाल पूछ लिया जाता है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये राम कुमार वर्मा का है। लेकिन जो ये प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, बाद में एक स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया, वो कौन सा ग्रंथ रहा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? तो मुझे लगता है कि मुझे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में सारे आंसर आ रहे होंगे। मुझे सही आंसर बताना चाहिए जिससे कि कम समय में आप जान पाएँ। ठीक है, तो मैं प्रश्न पढ़ूंगा और जो सही जवाब होगा उसका आंसर दे दूंगा। तो तीसरा का जो सही जवाब है ऑप्शन बी है कि संवत 1050 से 1375 की कालावधि को वीर गाथा काल किसने कहा? तो ये इतने पुराने क्वेश्चन है कि इनको केवल रंगने में ही आपको सावधानी रखना है या टिक करने में। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो जब आदिकाल की बात आ रही है तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है 10वीं से 14वीं, यानी कि 1000 से लेकर 1400 के बीच में आदिकाल का समय रखा था। ऑप्शन है सही जवाब इसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो तुरंत बोलते ही आपके दिमाग में आ गया होगा, चंद बरदाई। आप लोग प्रश्न देखिए कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यही बताने का मेरा उद्देश्य है। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। पूछा गया कि आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? ऑप्शन दिया गया है, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, उपरोक्त किसी प्रकार का नहीं। तो आप देख रहे हैं कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन
ए, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जा रहा था। जहाँ पर थोड़ा सा नया क्वेश्चन देखिएगा, मैं टाइम दूंगा। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन दिया गया, पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, कोई उद्देश्य नहीं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उन्होंने एक वाक्य ही प्रयोग किया इसके लिए। अगला प्रश्न है, वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो अब आपको नहीं पर बिल्कुल ध्यान में रखना है कि वीर गाथा कालीन रासो काव्य का जो विषय वर्णन है वो नहीं है। कौन सा? ऑप्शन दिया गया, आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। तो यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन सी है कि कृष्ण लीला का प्रतिपादन रासो काव्यों में नहीं हुआ है और बाकी क्या है, सब सही है। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, डिंगल पिंगल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डिंगल पिंगल में लिखे गए थे रासो ग्रंथ। डिंगल पिंगल क्या है, इसको हमने कई वीडियो लेक्चर में क्लियर किया है, तो इसको आप भी ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो ऑप्शन में नाम दिया गया है प्रबंध काव्यों का, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी, रामचरितमानस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बहुत इजी पूछा गया है और आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कठिन होगा। अगला प्रश्न है, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? श्रृंगारिकता, वीरता, रीति, भक्ति। तो 1375 से 1700 संवत के बीच में कौन सी काव्यधारा थी या भावधारा थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, भक्ति। ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? सूरदास, चंद बरदाई, कबीरदास, विद्यापति। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, कबीरदास। अगला प्रश्न है, कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी नाम इसमें दिया गया है, लेकिन आप इतने दिनों से मुझसे जुड़े हुए हैं, इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने कितने ट्रिक्स बताए हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी हम परीक्षा हॉल में जाते हैं, प्रश्न पत्र को देखते हैं, तो शुरू में 8-10 क्वेश्चंस आ जाते हैं आसान, तो लगता है कि इसका पेपर बहुत सरल है, लेकिन बाद में क्वेश्चन धीरे धीरे टर्न लेना शुरू कर देता है और कई कठिन क्वेश्चन भी रहते हैं। तो इसलिए हर प्रश्न को आप कठिन मानिए, हर प्रश्न को सरल मानिए, मतलब उसको सम्मान दीजिए। तो 14वां सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। ऑप्शन दिया गया है, वह आडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, सगुण ईश्वर की उपासना, जाति पाति का विरोध। तो नहीं, हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है, पूछा गया है उसको हमें छांटना है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, संत काव्य में ये नहीं आएगा, सगुण ईश्वर की उपासना। बाकी जितनी भी विशेषताएं दी गई हैं वो संत काव्य की विशेषताएं मानी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो सही जवाब है इसका पद्मावत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो आप देख रहे हैं कि हर कालखंड की या फिर जो भी शाखा है उसकी काव्यगत विशेषताएं पूछी गई हैं, तो आप लोग भी इसको ध्यान में रखिए, काव्यगत विशेषताओं को जरूर ध्यान में रख कर जाइए। पूछा गया है राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, असद पर सद्वृत्तियों की विजय, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। तो इसमें नहीं हमें बताना है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है। हालांकि तुलसीदास ने भी कृष्ण को आधार बनाकर एक रचना लिखी हुई है,
ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? राम कथा पर आधारित तुलसीदास का जो महाकाव्य है, सही जवाब है रामचरितमानस। जो विकल्प थोड़ा टेक्निकल रहेंगे उनको मैं पढ़ूंगा और बाकी जो सीधे सीधे आंसर रहेंगे उनको नहीं पढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्रिका, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए रामचंद्रिका। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ईजी होंगे, क्योंकि कई बार सवाल जब ईजी आ जाते हैं तो मेरिट पर सब कुछ निर्भर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? नंददास, सूरदास, परमानंद दास, चित्त स्वामी। तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये सब अष्टछाप के हैं। रीतिकालीन कवियों के बारे में हमें बताना है, तो दूसरा ऑप्शन है बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया ऑप्शन बी। बाकी दो ऑप्शनों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि नीचे में श्रीधर पाठक, सोहनलाल द्विवेदी, दिनकर और डी ऑप्शन जयसिंह मंजन, विद्यापति चंद्र बरदाई दिया हुआ था। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है? अभिधान मतलब नाम, क्या नाम दिया गया है? कला काल, आधुनिक काल, नवीन विकास का युग, गद्य काल। तो क्या दिया गया? ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। हालांकि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आधुनिक काल, यानी कि 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों ने आधुनिक काल कहा है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी। और आप लोगों को याद भी होगा कि ये किस नाटक से लिया गया है। जो भी बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक लगा हुआ है और वहीं से ये पंक्ति ली गई है, यानी कि भारत दुर्दशा से इसको लिया गया है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन से हैं? हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। बी ऑप्शन दिया गया हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह। तो अब आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि कौन कवि किस काल का है। सही जवाब है ऑप्शन ए हरिश्चंद्र, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चंस को देखिए, यानी कि आपको काव्यगत विशेषताओं के साथ साथ काव्ययोगीन जो भी कवि हैं समकालीन, उनके बारे में भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में हैं? विकल्प 4 ठो दिए गए हैं, उसमें जयशंकर प्रसाद की कृतियां दी गई हैं। तो जो भी विकल्प दिए गए उनमें ऑप्शन बी है झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बाकी में एक में महादेवी वर्मा का पूरा दिया है, एक में निराला का दिया हुआ है और एक में सुमित्रा नंदन पंत का। तो आप देख रहे हैं कि जो विकल्प भी बनाए गए हैं वो समकालीन कवियों से ही रिलेटेड हैं, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर और नया भी है। पूछा गया है, उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। अब बताया गया है पहले ऑप्शन में कि उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में वह अनिवार्य नहीं है, कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है। तो जो कथन सही नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन ए क्या है? सही है। ऑप्शन बी दिया गया है, उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है जबकि कहानी में किसी एक अंश का होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं होते हैं, ये भी क्या है? सही है। और ऑप्शन जो डी दिया गया था ये इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आप ध्यान में रखिए क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, तो तीनों ऊपर के आंसर सही थे, डी ऑप्शन जो दिया गया था वो गलत था, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है। चलते आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो है, इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? सैद्धांतिक आलोचना, आलोचनात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना।
तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी। आपने आलोचनात्मक आलोचना का नाम नहीं सुना होगा, बाकी और जितने भी हैं वो सब समालोचना के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है? थोड़ा सा ये नए ढंग का प्रश्न है। केवीएस के द्वारा पूछा गया कि कौन से ऐसे नाटककार हैं, ऐसे मतलब ऐसा जो विकल्प है जिसमें कवि एवं नाटककार दोनों फेमस रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, पहले ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। मोहन राकेश, सुमित्रा नंदन पंत, लक्ष्मी नारायण लाल, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा, चिरंजीत महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, केदारनाथ अग्रवाल, श्रीधर पाठक अज्ञेय। तो जैसे ही मैंने ऑप्शन सब पढ़ा आपके दिमाग में भी आंसर आ गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा। ये कवि और नाटककार दोनों रहे हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ठीक है, चिरंजीत, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, सेठ गोविंद दास। तो चिरंजीत जो ऑप्शन है, इनको रेडियो नाटककार के रूप में जाना जाता है। चिरंजीत का नाम बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? और आप लोग भी कई बार एग्जाम दिए होंगे, तो ये प्रश्न कई बार घुमा फिरा कर आता है और हर परीक्षा में आता ही आता है। 10 परीक्षा देंगे तो इसमें से 9 में तो आना तय है। सही जवाब है सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। कई बच्चे प्रश्न पत्र को देख रहे होंगे जो लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे या रिवीजन बहुत कर चुके होंगे, उनके लिए प्रश्न कुछ नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गद्य विधाएं विगत 15-20 वर्षों की देन है? कौन सी विधाएं पिछले 15-20 वर्षों की देन है? कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, फीचर लेखन और नाटक। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रिपोर्टाज और फीचर लेखन 15-20 वर्षों की देन है। तो ये क्वेश्चन भले छोटे छोटे हों, लेकिन इसी प्रश्न पत्र को देकर कई लोग आज सरकारी नौकरी यानी केवीएस पीजीटी टीचर के रूप में काम कर रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघु कथा की विशेषता है? इसको आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा कथन लघु कथा की विशेषता है। ऑप्शन दिया गया है, कहानी को लघु रूप में लिखना ही लघु कथा है, लघु आकार के कारण लघु कथा उद्देश्यहीन होती है, बालकों द्वारा लिखी गई कहानी लघु कथा होती है, लघु कथा का ताना बाना किसी एक मर्मांतक बिंदु पर केंद्रित होता है और यह आकार में लघु होती है। तो कौन सी विशेषता है लघु कथा की? कई बार क्या होता है कि जो लंबे चौड़े विकल्प होते हैं वही सही हो जाते हैं, और यहाँ पर भी वही बात हो गई। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि लघु कथा का ताना बाना किसी एक मर्मांतक बिंदु पर केंद्रित होता है और यह आकार में लघु होती है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? यानी कि 4 विकल्प दिए गए हैं, तो रस से रिलेटेड क्या है? ऑप्शन दिया गया, छंद, अलंकार, गुण, रीति। बी है विभाव, अनुभाव, संचारी, अस्थायी भाव। सी अभिधा, लक्षणा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक। डी बिंब, वृत्ति, रसाभास, काव्य दोष। तो रस से रिलेटेड कौन है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, यानी कि विभाव, अनुभाव, संचारी और अस्थायी भाव। बाकी कोई छंद, अलंकार, गुण, रीति सब अलग अलग हैं। कुछ शब्द शक्तियों के नाम दिए गए हैं, कुछ अलंकारों के नाम दिए गए हैं, कुछ काव्य दोषों के नाम दिए गए हैं। तो इसलिए बी ऑप्शन ज़्यादा एक्यूरेट है। अगला प्रश्न है, वार्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? तो छंदों पर भी हमने खूब बातचीत किया है, आप लोगों ने वीडियो लेक्चर देखा होगा। यहाँ पर देखिए छंद से सवाल आ गया, यानी कि आपको व्याकरण भी देखना है और आपके सिलेबस में दिया भी गया है छंद के बारे में। वार्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 4, 7, 8, 10। तो गणों की संख्या क्या होती है? 8 होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4, 5। तो कितने प्रकार की मात्रा होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 प्रकार की, गुरु और लघु। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंग्यार्थ, परार्थ, लक्ष्यार्थ, अभिधार्थ। तो लक्षणा शब्द शक्ति जब आप पढ़ेंगे
तो वहाँ पर अभिधार्थ, व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ का नाम आता है। तो लक्षणा में क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, लक्ष्यार्थ। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि नवरस का मतलब नवीन रस, नववर्ष, श्रृंगार रस या फिर नवरस। तो काव्य शास्त्र में जब नवरस की बात आती है तो नवरस यानी कि 9 रसों की चर्चा की जाती है, 9 रसों की। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्थायी भाव दिए गए हैं? विकल्प में किस विकल्प में स्थायी भाव दिए गए हैं? ऑप्शन दिया गया है निर्वेद, आलस्य, ग्लानि, चिंता। ऑप्शन बी रति, शोक, उत्साह, भय। सी उत्प्रेक्षा, प्रदीप, सोरठा, इंद्रवज्रा। डी श्रृंगार, वीर, अद्भुत, शांत। तो स्थायी भाव रस को लेकर हमने वीडियो लेक्चर बनाया है। देखिए, सभी मैटर्स पे आपको इस चैनल पे वीडियो लेक्चर मिल जाएगी, बस आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर स्थायी भाव का जो विकल्प दिया गया है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, रति, शोक, उत्साह, भय। ठीक है, श्रृंगार, करुण, वीर और भयानक रस का जो स्थायी भाव यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकारों से काव्य सौंदर्य की वृद्धि होती है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रविष्णुता आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 में हमें बताना है कि कौन सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? सही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। देखिए, ये दोनों मिलते जुलते हैं, इसकी अपेक्षा ए की अपेक्षा सी यहाँ पर डाउन है, ये वाला आंसर गलत है। और बाकी अलंकारों के बिना काव्य संभव नहीं है, ये भी कथन क्या है? ऐसा नहीं है कि नहीं है, हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छांटिए। तो देख रहे हैं आप, मैंने अलंकारों पर भी विचार किया है और आपको अभी हाल फिलहाल में भी वीडियो लेक्चर दिया था, आप लोगों ने देखा होगा टीजीटी के सिलेबस के अनुसार। यहाँ पीजीटी में भी अलंकार पूछे जा रहे हैं। अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे बताना हमें से। ऑप्शन दिया गया, शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। तो इस विकल्प में अनुप्रास के जो 5 भेद होते हैं उन 5 भेदों को कहीं न कहीं शामिल किया गया है। अब हमें बताना है कि जो लक्षण न हो, ये ध्यान यहाँ पर रखना है, उसे ही बताना है। सही जवाब है ऑप्शन सी, पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति। ठीक है, ये लक्षण उसके अंतर्गत नहीं है, बाकी सब इसके विकल्प क्या हैं? सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? मानवीकरण अलंकार के बारे में भी हमने विचार किया है, आप लोगों ने देखा होगा। तो अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण अलंकार से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन दिया गया है, जीवात्मा का मानव बन जाना, मनुष्य द्वारा करने योग्य, वशीकरण द्वारा अन्य जीवों को मानव बना देना, वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। तो आप देख रहे हैं कि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जो कि बताया जा रहा है इसमें कि वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए, वो क्या है? मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? कौन अलंकार भेद नहीं है? ऑप्शन दिया गया है, शब्दालंकार, छंदालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलंकार के बारे में हमने बताया था कि 3 तरीके के अलंकार होते हैं, उसमें से कौन नहीं है? ऑप्शन बी, छंदालंकार कोई अलंकार नहीं है। बाकी तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं सब अलंकार के अंतर्गत हैं। और ये भी हमने बताया कि शब्दालंकार में कौन से अलंकार आते हैं, अर्था में कौन से हैं और उभयालंकार में कौन अलंकार है। अगला प्रश्न है, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? छांटिए। मात्रिक छंद किस विकल्प में है? तो ऑप्शन ए दिया गया दोहा, द्रुत विलंबित सवैया, बी सोरठा, इंद्रवज्रा, मंदाक्रांता। और आगे देखते हैं, सी दिया है चौपाई, दोहा, रोला। और डी है मंदाक्रांता, सवैया, चौपाई।
तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, चौपाई, दोहा और रोला। ये क्या है? मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद ही पूछा गया था यहाँ पर, तो ये विकल्प क्या है? सी वाला सही है। और किसमें कितना मात्रा होती है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। काव्य गुणों के संबंध में, यानी काव्य गुण से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया गया। कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? ऑप्शन दिया गया है, गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं, अलंकार बाह्य शोभा मात्र। गुण रस के उत्कर्षक और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता। माधुर्य प्रसाद ओज सर्वमान्य काव्य गुण हैं। तो हमें बताना है कि नहीं है, ये हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। कहा जा रहा है कि काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? उर्दू, संस्कृत, हिंदी या फिर अरबी फारसी? तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, अरबी फारसी। ठीक है, हो सकता है कि कई लोग इसको उर्दू माने, लेकिन उर्दू का प्रचलन नहीं रहा है। उर्दू क्या है? खड़ी बोली की शैली है, हिंदी और उर्दू। अरबी फारसी उच्च न्यायालयों की भाषा थी जब मुस्लिम शासक थे। अगला प्रश्न है, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंदी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? देख रहे हैं आप, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये सवाल आपको नहीं आ रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी भारी भी लग सकते हैं। जिनको आ रहे होंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, 11। ठीक है, और व्यंजन 33। अगला प्रश्न है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया, वर्ण, ध्वनि, अक्षर, वाक्य। यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, अक्षर। ठीक है, जैसे हमने क लिखा तो क्या हो गया? ये अक्षर। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन दिया गया, अपभ्रंश, अवधि, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। सही जवाब है ऑप्शन ए, अपभ्रंश से। और अपभ्रंश भी 7-8 प्रकार की होती हैं, उसमें खास तौर से शौरसेनी अपभ्रंश का ज़्यादा जिक्र किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? भाषा वैज्ञानिक नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर भाषा वैज्ञानिक के तौर पर ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि जयशंकर प्रसाद कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, ये सब तो हैं, लेकिन भाषा वैज्ञानिक के तौर पर इनको प्रसिद्धि नहीं मिली है विकल्प के आधार पर। ठीक है, जो ऊपर के तीनों नाम दिए गए वो सब भाषा वैज्ञानिक रहे हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के लघुत्तम, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है विशेष तौर पर। भाषा के लघुत्तम, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है, वर्ण, वाक्य, शब्द, ध्वनि। इसका जो सही जवाब है वो है भाषा के लघुत्तम, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को। ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, नहीं तो कई बार लोग वर्ण और ध्वनि मार सकते हैं इसमें, लेकिन सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, शब्द। अगला प्रश्न है, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू? सही जवाब है ऑप्शन ए, संस्कृत से आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? तो खड़ी बोली और ब्रज भाषा, अगर हिंदी की 5 उपभाषाओं का अध्ययन आप अच्छे से किए होंगे और 18 बोलियों का अध्ययन, तो बिल्कुल इसका सही जवाब बता देंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? ऑप्शन दिया गया, संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्कनी, मसनवी। तो यहाँ पर सही जवाब है कि मसनवी को हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। मसनवी, जब आप पद्मावत पढ़ेंगे वहाँ पर मसनवी शैली का प्रयोग किया जाता है, जो कि फारसी के तौर पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है पुरानी हिंदी, प्राकृताभास, भाष अपभ्रंश, साहित्यिक अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? देखिए कई जगह इसका आंसर पुरानी हिंदी माना जाता है, ये इसका सही जवाब है, लेकिन इसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी से भी जोड़ा जाता है कि पुरानी अपभ्रंश को उन्होंने पुरानी हिंदी कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, पुरानी हिंदी। अगला प्रश्न है, वह विकल्प छांटिए जिसमें खड़ी बोली के महाकाव्यों का नाम हो। तो 4 विकल्प दिए गए, उसमें खड़ी बोली के महाकाव्य कौन से हैं? ऑप्शन ए रामचरितमानस, विशलदेव रासो, पद्मावत, नहीं है ये। लहर, दिवशिखा, भारत भारती, ये भी नहीं। चंद्रगुप्त, पद्मावत, कुरुक्षेत्र, ये भी नहीं है। साकेत, कामायनी, प्रियप्रवास। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? इससे पहले आपने देखा कि स्वर से भी सवाल पूछा गया था, यहाँ पर व्यंजन से सवाल पूछ लिया गया। ऑप्शन दिया गया 21, 33, 36, 40। तो व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? वह है 33, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है? तो रामचरितमानस का जैसे ही नाम आएगा, विकल्प देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, अवधी। अगला प्रश्न है, दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली कौन सी है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया ब्रज भाषा, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? खरोष्टी, ब्राह्मी, नागरी, मसनवी। सही जवाब है ऑप्शन सी, देवनागरी, यानी कि नागरी लिपि में। अगला प्रश्न है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो इसका सही जवाब है यहाँ पर विकल्प के आधार पर, विकल्प दिया गया है पहाड़ी, मैथिली, अवधी, पिंगल। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, मैथिली। प्रश्न है, निर्देश दिया गया है कि प्रश्न 61 से 64 के लिए ये निर्देश दिए गए हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अनावश्यक अथवा अनुपयुक्त शब्द वाला वाक्य छांटिए। यानी कि शब्द की शुद्धि अशुद्धि से संबंधित ये वाक्यों के आधार पर है। तो इसमें हमें बताना है कि अनावश्यक या अनुपयुक्त शब्द वाला वाक्य कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। बी, पिताजी गदगद हो गए। सी, बकरी घास चर रही है। डी, आसमान में तारे चमक रहे हैं। तो इसमें हमें अनुपयुक्त या फिर अनावश्यक शब्द वाला वाक्य छांटना है। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। ये ऑप्शन क्या है, इसमें अनुपयुक्त शब्द आया हुआ है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है उसमें कोई अनुपयुक्त शब्द नहीं है। यहाँ पर जैसे सुख नामक दिया हुआ है, ठीक है, सुख शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा, ये भी हो सकता था। अगला प्रश्न है, हमें यह काम नहीं करना चाहिए, इस समस्या का हल मेरे पास है। लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाईं, मेले में यात्रियों का तांता लगा रहा। तो इसमें जो अनावश्यक शब्द आया हुआ है वो क्या है? यहाँ पर ऑप्शन इसका सी इसका सही जवाब हो गया। यहाँ पर लड़ियाँ शब्द क्या है? अनावश्यक है, बल्कि गीतों की लड़ियाँ नहीं बल्कि कड़ियाँ कहा जा सकता है, या फिर उर्दू में बोलें तो मिसरा कहा जा सकता है। तो ये यहाँ पर क्या है? अनावश्यक शब्द है, और बाकी जितने बीच में शब्द दिए गए हैं वाक्य वो सब ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह संस्था का 8वां वार्षिक अधिवेशन है। सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी। मकान ढह जाने का डर है। हम सब मेला देखने जाएंगे। तो इसमें हमें अनुपयुक्त अनावश्यक बताना है। अब यहाँ पर क्या है? ऑप्शन बी है, सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी। ठीक है, यहाँ पर जल के स्थान पर पानी का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, या फिर पानी दे रही थी उसमें, ये भी हो सकता था। अगला प्रश्न है कि मैं शनिवार को गांव जाऊंगा,
इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ था। गोलियों की बौछार हो रही है। पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। तो इसमें हमें अनावश्यक बताना है। आप देख रहे हैं कि ऑप्शन डी जो है, पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। अब इसमें दोनों शब्द क्या हैं, एक ही अर्थ को देने वाले हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निर्देश दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। यानी आप देख रहे हैं कि शुद्ध अशुद्ध वाक्य और शब्द दोनों तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन दिया गया है, संशय शब्द को अलग अलग ढंग से लिखा गया है। तो इसको आप देख लिए होंगे कैसे लिखा गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि संशय कैसे लिखा गया है। अगला प्रश्न है, दृश्य शब्द दिया गया है अलग अलग ढंग से। तो सही जवाब है ऑप्शन बी दृश्य, जिसमें तालव्य आधा श होता है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक शब्द दिया गया है और उसको अलग अलग ढंग से लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा औद्योगिक। ठीक है, औद्योगिक 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 अलग अलग ढंग से लिखा गया है, लेकिन औद्योगिक इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निर्देश दिया गया है कि प्रश्न 68 से 69 निम्नलिखित शब्दों के लिए इनका उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। विलोम यहाँ पर दिया गया है। गणतंत्र का विलोम क्या होगा, वो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, प्रजातंत्र, हृदय तंत्र, यंत्र तंत्र, राजतंत्र। तो इसका जो सही जवाब है, गणतंत्र का विलोम क्या हो गया, राजतंत्र, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गुण का विलोम क्या हो जाएगा, गुण का ऑप्शन दिया गया सगुण, गुणातीत, अवगुण, गान। तो इसका सही जवाब हो गया गुण का विलोम अवगुण। ये सब आप लोग पहले से भी तैयार किए होंगे। अगर यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हमें परीक्षाओं की तैयारी करना है। और इस बार नया टेक्स्ट लगा हुआ है तो उससे भी सवाल रहेंगे। कुल 100 प्रश्न रहेंगे। हालांकि इस परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाते थे। अगला निर्देश दिया गया कि 70 से 72 वाले प्रश्नों को वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला जो प्रश्न होता है उसमें से सही विकल्प हमें चुनना है। यानी पूछा गया कि जिसके समान दूसरा न हो। ऑप्शन दिया गया अद्वितीय, अनोखा, अकेला, असमान। तो जिसके समान दूसरा ना हो, सही जवाब हो गया अद्वितीय, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो, ऑप्शन दिया गया असफल, अनुत्तीर्ण, अयोग्य, अवनति। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी अनुत्तीर्ण। अगला प्रश्न है, जो उपकार को न मानता हो। जो उपकार को न मानता हो, आपने बचपन के दिनों में भी पढ़ा होगा और अभी भी पढ़ा होगा। सही जवाब हो गया कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ और कृतज्ञ दो शब्द होते हैं। तो कृतज्ञ हो गया जो उपकार को न मानता हो, और जो मानता हो वो हो गया कृतज्ञ। अगला प्रश्न है, 73 से 75 तक दिया गया है और कहा जा रहा है कि पर्यायवाची नहीं है, उसे हमें छांटना है। तो तलवार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, उसे हमें छांटना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है खड्ग, असी, करगल, कुठार। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है जो कि तलवार का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जितने भी है वो सब तलवार के पर्यायवाची हैं, खड्ग, करगल, करगल, असी। अगला प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची दिया गया है और हमें छांटना है कि नहीं है। ऑप्शन है भागीरथी, सुरसरी, अवतरणी, मंदाकिनी। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी अवतरणी गंगा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी और सारे पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, इंद्र दिया गया है, इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिया गया भूपेंद्र, शक्र, सुरपति, पर्वतारी। तो इसका सही जवाब है कौन सा नहीं है, भूपेंद्र। यहाँ पर बताया गया ये क्या है, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जितने भी नाम हैं वो इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि उद्धृत किए गए मुहावरों का सही अर्थ बताइए। कान पकड़ना, ऑप्शन दिया गया प्रतिज्ञा करना, कान पक जाना, गलती करने पर दूसरे के कान पकड़ना, यह मुहावरा नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। कान पकड़ने का मतलब है कि हम प्रतिज्ञा करते हैं, सबक लेते हैं। चलते आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, नाक रगड़ना का मुहावरा क्या होगा। खुजली करना, माफ़ी मांगना, नाक में फुंसी होने पर रगड़ना, अर्थ ज्ञात नहीं। तो नाक रगड़ना कई बार आप व्यवहारिक जीवन में भी इसका प्रयोग करते हैं कि फला नाक रगड़ते रह गए। सही जवाब है ऑप्शन बी माफ़ी मांगना, नाक रगड़ना का मतलब। अगला प्रश्न है, सिर मढ़ना
ज़बरदस्ती आरोप लगाना, सिर को सजाना, सिर में कुछ गूंथना, सिर में दर्द होना। अच्छा, मुहावरे वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका अगर थोड़ा सा आप धैर्य रखकर आंसर देंगे तो सभी आंसर सही हो सकते हैं, क्योंकि जो सही में अर्थ रहता है उसको आप पकड़ लेंगे, थोड़ा सा वक्त देंगे तो। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। सिर मढ़ने का मतलब है कि ज़बरदस्ती आरोप लगाना। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है बात बनाना। बात बनाना ये भी व्यवहारिक जीवन में खूब आता है। कहानी कहना, सोचना, बातें करना, बहाना करना। तो बात बनाने का मतलब है कि बहाना करना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आंखें भर आना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंसू आ जाना, भाव विभोर होना, नींद आना, आंख दुखना। तो इसका सही जवाब है आंखें भर आने का मतलब है भाव विभोर हो जाना। अगला प्रश्न है मुहावरे और लोकोक्तियों का सही अर्थ हमें चुनना है या छांटना है। रंग उड़ना। रंग उड़ना मतलब घबरा जाना, रंग फीका होना, गुलाल बिखेरना, रंग में डूबना। तो इसका सही जवाब हो गया कि रंग उड़ने का मतलब है घबरा जाना। अगला प्रश्न है विपत्ति मोल लेना। बिना पत्ते की सब्जी लेना, जानबूझकर संकट में पड़ना, एक दवाई खरीदना, मुसीबत खरीदना। तो विपत्ति मोल लेना ये भी क्या है? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, जानबूझकर संकट में पड़ना। अगला प्रश्न है आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ होगा? दोनों ओर विपत्ति होना, दोनों ओर हरे गड्ढे होना, पहले कुआं खोदना फिर खाई, सामने कुआं पीठ पीछे खाई होना। तो सामान्यतः आप देखते हैं इस ऐसे प्रश्नों में जो सही आंसर होता है वो बहुत मजबूत आपको दिखाई पड़ता है और बाकी को तो एक्सपर्ट्स निपटाने का प्रयास करता है। इसमें जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, दोनों ओर विपत्ति होना। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग छांटिए। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। ऑप्शन दिया गया सम्राटी, सम्राटिन, साम्राज्ञी, स्त्री सम्राट। तो इसका क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन सी होगा सम्राज्ञी। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए। ज्ञानवती का पुल्लिंग क्या होगा? ऑप्शन दिया गया ज्ञानवत, ज्ञानमान, ज्ञानयुक्त, ज्ञानेय। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ज्ञानवान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छांटिए। युवा का क्या होगा लिंग परिवर्तन? युवी, युवरागी, युवती, युवराज। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, युवती। अगला प्रश्न है निष्काम शब्द कैसे बना हुआ है, यानी कि संधि इसमें पूछी गई है। निष्काम शब्द कैसे बना हुआ है? तो अलग अलग संधियां दी गई हैं, इसमें से हमें चुनना है कि कौन सही जवाब होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, निधन काम। निधन काम बराबर निष्काम। अगला है विरोचित। विरोचित शब्द दिया गया है और उसकी संधि विच्छेद हमें बताना है। तो विरोचित में कौन सा हो गया? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है वीर धन उचित, विरोचित। अगला प्रश्न है मदोन्मत्त। मदोन्मत्त का संधि विच्छेद यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अलग अलग दिया गया है। तो जो 89 में जो सी दिया गया है मद धन उन्मत्त, मदोन्मत्त। ठीक है, मदोन्मत्त आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया अंग्रेजी। अगला प्रश्न है कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक, लक्षणा से युक्त, व्यंजनात्मक, अभिधा लक्षणा मिश्रित। तो कार्यालय हिंदी कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन ए, अभिधात्मक। अगला प्रश्न है ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? सामान्य शब्दावली, साहित्यिक शब्दावली, बोलचाल की शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, पारिभाषिक शब्दावली। अगला प्रश्न है पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? छात्रों के लिए, जनसाधारण के लिए, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए,
बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, ज्ञान के किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि व साहित्यकार, समाज। तो पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, भाषा वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? अलंकारिक शैली, वस्तुनिष्ठ शैली, समाज शैली, लाक्षणिक शैली। तो सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ शैली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जो कथन उचित नहीं है उसे छांटिए। एक भाषा में प्रकट किए गए भावों और विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है। हमें नए शब्द पर ध्यान रखना है। बी ऑप्शन है, अनुवाद के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा और जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का पर्याय है। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर बोला गया है कि अनुवादक के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है। अनुवादक के लिए कम से कम 2 भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? उचित नहीं है। सही ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दिए गए अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में पारिभाषिक शब्द छांटना है। जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज, आप व्यवहारिक जीवन में भी सुनते होंगे कि फला राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज ये है, फला देश की ऑफिशियल लैंग्वेज ये है। तो क्या हो गया? ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब राजभाषा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एडिटर को हिंदी में क्या बोला जाता है? एडिटर। तो सही जवाब हो गया संपादक, डी। अगला प्रश्न है, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को हिंदी में क्या बोला जाएगा? प्रशिक्षण। ठीक है, जब कोई ट्रेनिंग में जाता है तो प्रशिक्षण उसको बोला जाता है। आमतौर पर व्यवहारिक में ट्रेनिंग ही बोलते हैं। रिजर्वेशन को क्या कहते हैं? रिजर्वेशन, अगर आपने टिकट बुक किया होगा तो आरक्षण, या फिर आरक्षण भी मिलता है। अपॉइंटमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? अपॉइंटमेंट। ठीक है, सही जवाब हो गया नियुक्ति। अगला प्रश्न है, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो यहाँ पर सही जवाब हो गया पंजीकरण। ठीक है, नामांकन नहीं होता है, नॉमिनेशन होता है वो, लेकिन रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण। अगला प्रश्न है, सही कथन नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है, संचार माध्यमों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। विदेशों के कार्यक्रम भी भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनमें पात्र और दृश्य विदेशी हैं, केवल भाषा भारतीय है। सी ऑप्शन है, विदेशों में भी भारतीय कार्यक्रमों को भारतीय पात्र और कथानकों के साथ वहाँ की भाषा में प्रसारित किया जाता है। डी, संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है, बाकी जितने भी हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है कि दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है, यानी कि क्या मतलब है? ऑप्शन दिया गया, जो साहित्य दिखाई दे वह दृश्य है, जो साहित्य सुना जा सके वह श्रव्य है, देखने के साथ साथ जिसे सुन भी सके वो दृश्य श्रव्य है, दृश्य काव्य जैसे नाटक, श्रव्य काव्य जैसे कविता और कहानी। तो इसमें क्या है दृश्य श्रव्य काव्य का मतलब? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, देखने के साथ साथ जिसे सुन भी सकें, जैसे हम टेलीविज़न देखते हैं या फिर नाटक भी देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए? आलोच्य विषय का सम्यक ज्ञान, निष्पक्षता, सहृदयता, ईर्ष्या की भावना। तो कौन सा नहीं होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन डी, ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें से जो शब्द संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। शब्द संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। समाचार पत्र, पुस्तक, पत्र पत्रिका, रेडियो। तो कौन सा नहीं है? शब्द संचार का माध्यम। यहाँ पर शब्द संचार का माध्यम पूछा गया कि नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, रेडियो। अगला प्रश्न है, इनमें से जो श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, कैसेट, रेडियो। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, दूरदर्शन। अगला प्रश्न है, आप किस कथन को असंगत मानते हैं?
एक भाषा के साहित्य को विश्व के दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाने में अनुवाद पुल का कार्य करता है। अनुवाद के माध्यम से संसार का समस्त ज्ञान और साहित्य हमारे पास आ जाता है। अनुवाद में अनु का अर्थ है पहले लिखना, वाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिख देना। एक भाषा में व्यक्त भावों विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब हो गया कि कौन सा असंगत मानते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया गया है ये सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। उसकी भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, वह बालकों के लिए प्रेरणाप्रद होनी चाहिए, वह मनोरंजक और रोचक होना चाहिए, वह बालकों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। तो कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पे हमें जोर देना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। बाल साहित्य का मतलब नहीं है कि वो बालकों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है पत्रकार मोरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है। संपादक, संवाददाता, कंपोजर, संशोधक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, संवाददाता। अगला प्रश्न है अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ने के लिए प्रूफ रीडर किस चिन्ह का प्रयोग करता है। तो चिन्ह दिए गए हैं, तो आपको बस ध्यान में रखना है कि अगर कोई चीज़ जोड़ना रहता है तो प्रूफ रीडर इस टाइप से बनाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है समाचार का प्रमुख तत्व क्या है। समाचार का प्रमुख तत्व क्या है। रोचकता, उत्तेजकता, महत्वपूर्णता, सत्य व नवीनता। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, सत्य व नवीनता। अगला प्रश्न है डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है। डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है। संपादक, रिपोर्टर, कंपोजिटर, प्रूफ रीडर। सही जवाब हो गया रिपोर्टर। अगला प्रश्न है रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है। सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार, उच्च शिक्षा व 2 भाषाओं पर अधिकार, उत्सुकता की भावना, भावुक व चंचल व्यक्तित्व। तो क्या आवश्यक है रिपोर्टर बनने के लिए। सही जवाब हो गया सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत की सर्वप्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है। नेशनल न्यूज एजेंसी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिवार्ता, हिंदुस्तान समाचार। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं होता। कौन सा तत्व है जो रेडियो विज्ञापन में नहीं होता। चित्र, वाचन, संदेश, संगीत। तो इसका जो सही जवाब है वो है चित्र। चित्र नहीं होता है। अगला प्रश्न है रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल और टीवी कमर्शियल में क्या अंतर है। रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभाव में होता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। तो यही क्या हो गया सही अभी तक इसका जवाब है। बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं। टीवी की तुलना में रेडियो कॉपी लेखक को समय की पूरी स्वतंत्रता नहीं होती। रेडियो विज्ञापनों में संवाद अधिक होते हैं। रेडियो विज्ञापन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जबकि टीवी के कम। तो इस तरीके से सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है संचार के 2 प्रमुख रूपों मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विषय में जो कथन सत्य नहीं है उसे छांटिए। इन दोनों माध्यमों से संचार क्षेत्र में अभूतपूर्व गति आई। मुद्रित माध्यम लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रकाश में आया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम 20वीं शताब्दी की देन है। वैज्ञानिकों की सूझबूझ से दोनों माध्यम अस्तित्व में आए। ये दोनों माध्यम अंततः मानव जाति का विनाश करेंगे। इसमें क्या है सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। कहा जा रहा है कि कथन सत्य नहीं, तो डी वाला ऑप्शन है। ये दोनों माध्यम अंततः मानव जाति का विनाश करेंगे। अगला प्रश्न है संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या है। सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना, सूचना को विशिष्ट वर्ग तक पहुंचाना, सूचना को पढ़े लिखे लोगों तक पहुंचाना, सूचना को केवल साहित्य प्रेमियों तक पहुंचाना। तो संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, ये हमें बताना है। सही जवाब हो गया सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है। एकांगी समाचार, डायरी समाचार, सनसनीखेज समाचार, गर्म समाचार। तो इसका जो सही जवाब है
ऑप्शन डी गर्म समाचार। हालांकि ये अनुवाद कर दिया गया है, आप अखबार खरीदते होंगे तो इसमें हॉट पेज करके इसे आता है, उसी के संदर्भ में ये बात यहाँ पर कही जा रही। ठीक है, तो कुल 120 क्वेश्चंस पे हमने विचार किया। ये पेपर सन 2014 KBS का था, इसको ध्यान में आप रखिए। ठीक है, और उसी को हमने आपके सामने रखा है। तो 120 प्रश्नों को आपने देखा, तो आपने देखा कि हर एरिया से सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य का इतिहास हो, हिंदी व्याकरण हो, और जो भी पत्रकारिता और जनसंचार से रिलेटेड सवाल हो, बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड सवाल, सभी तरीके से सवाल इसमें पूछे गए। तो अनुमानतः आपको हिंदी साहित्य का इतिहास भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम कुछ और प्रैक्टिस सेट लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।